हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है हाउस प्रॉपर्टी का थर्ड लेक्चर में आ गए। एंड जैसे कि हम लोगों ने देखा है प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने फुल फ्लेजेड सम्स भी बना लिए हाउस प्रॉपर्टी के। एंड कंसेप्ट्स को भी हम लोग बहुत डिटेल में जाके जितना हो सका, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो मैं इसमें बहुत एक्सट्रीम डिटेल्स में नहीं जा सकता हूँ। बट देन अगेन जितना हो सका मेरे से कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाना और जितने भी छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस ले पाना, हम लोग सारे चीज़ किए, ठीक है ना। ये जो है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का थर्ड और लास्ट क्लास रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे दो पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पे दो नए टॉपिक्स भी आएंगे। एक क्वेश्चन तो मैं अभी आपको अभी तुरंत सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि इतना चीज हम लोग सीख चुके हैं अब कि हम लोग अब आराम से पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर देखने आ रहे डायरेक्टली तो आपको इससे पहले का हाउस प्रॉपर्टी का और दो जो बना हुआ है वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो देख के आना होगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग एक बार फटाफट स्टार्ट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का थर्ड क्लास। तो हमारा क्लास जो है आज का स्टार्ट होगा एक सम से। ये सम जो है हमारे बीकॉम ऑनर्स 2021 में आया हुआ है। एक बार फटाफट सम पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि मिसेस शायनी मलिक फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। इनके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, दो, एक कोलकाता में है एक मिदनापुर में। अब कोलकाता में है तो हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू को लेके थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, ठीक है। पर कॉशियस तब होते हैं जब म्यूनिसिपल टैक्स का रेट दिया होता है। यहाँ पे तो चला के बोल दिया 40,000। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर बोलता आपको कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है 10% के रेट पे लगेगा तो 10% ऑफ एनएमवी पे हम लोग चार्ज करते हैं, 10% ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे चार्ज करते हैं। बट यहाँ पे तो बोल दिया 40,000 लगेगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो नेट वेट का लफड़ा है नहीं, एकदम डायरेक्ट सीधा सा समय, सिंपल सा समय, ठीक है। ऐसा ही सब आपके एग्जाम्स में देगा, यही स्टैंडर्ड रहता है आपके बीकॉम का, ठीक है ना। तो जीएमवी दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, एनुअल रेंट दिया हुआ है। ध्यान से, एनुअल रेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये ध्यान देना होगा हम लोग को, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड रेंट दिया, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है 3 महीने का, यानी कि एक्चुअल रेंट जो होगा वो बस 9 मंथ्स का ही होगा, ठीक है। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स का चला के बोल दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउट के केस में तो कोई लिमिट नहीं होता है, तो पूरा का पूरा जो है हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे हाउस 2 जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कल हम लोगों ने देखा सेल्फ ऑक्यूपाइड को कैसे ट्रीट करते हैं, कि आपका एनएवी जो है वो नील हो जाएगा और इससे बस इंटरेस्ट ऑन लोन का ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउस के लिए इररेलेवेंट है। तो इससे बस हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, वो भी जो है देखना पड़ेगा कितना मिलेगा। अभी देखो ये लोन कब लिया है इस समय तो ये रिलेवेंट है नहीं। हम लोग बस सिंपली देखेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर 20-21 या बस ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर 20-21 होगा। तो इस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना बनता है, अक्रूवल बेसिस पे उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हमारा मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा 2 लाख का। कल हम लोग जो सम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कंडीशन जैसे नॉर्मली सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 का क्लेम कर सकते हो, बट आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30,000 से 2 लाख का हो जाएगा। कब? अगर आप फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। कंडीशन क्या था? सबसे पहला कि आपको लोन जो है वो कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। दूसरा जो है आपका लोन मस्ट बी टेकन ऑन आफ्टर आपका 1/4/1999। और फिफ्थ था आपका कि सॉरी थर्ड था आपका कि 5 ईयर में जो है कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाना चाहिए। अब इतना कंडीशन तो दिया नहीं है, यहाँ पे बोला है कि कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया तो हम लोग मान लेंगे कि बाकी का कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। हम लोग मैक्सिमम लिमिट जो है वो कि 2 लाख का हम लोग अलाउ कर देंगे, देखते हैं कितना इंटरेस्ट आएगा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो एक नोट दिया हुआ है कि इन केस ऑफ हाउस वन म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द लास्ट क्वार्टर रिमेन्स अनपेड। तो अनपेड इसमें से निकालना होगा। अगर ये 40,000 साल का है तो लास्ट क्वार्टर का निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा 30,000 जो अलाउड हो जाएगा, 10,000 डिसअलाउड हो जाएगा। अरे अगर 40,000 से 40,000 पूरे हर क्वार्टर का 40,000 अगर 4 क्वार्टर का है, एक साल में तो 4 क्वार्टर होता है, तो एक क्वार्टर का कितना होगा, सिंपल एज दैट, तो 10,000 होगा, ठीक है ना। तो इतने का हम लोग डिसअलाउड कर देंगे, बाकी का 30,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। तो आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हमारा हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस 1 कोलकाता लेट आउट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाउस 1। हाउस 1 जो है ये है कोलकाता में और ये हमारा लेट आउट। आप लोग लेट आउट लिखना, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले स्टेप 1 रीजनेबल। सर आप फुल फॉर्म लिख ले, गलती से लिख दिया भाई, मैं तो शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा, बट आप लोग हमेशा फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हायर ऑफ द टू, हायर ऑफ टू। हायर ऑफ टू क्या है हमारा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है?
सर एक लाइन आपको और खींचना था, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना, इतना काफी है। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास सब में दिया हुआ है 3,75,000 और फेयर रेंट है 7,50,000, ठीक है बढ़िया है। तो 3,75,000 एंड 7,50,000, यही है ना, बढ़िया बात है। तो जीएमवी हो गया, फेयर रेंट हो गया, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सब में, तो सब में स्टैंडर्ड रेंट तो दिया हुआ है सर, तो स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो ठीक है 687,500 ही मैक्स मिलेगा। तो स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, therefore RER shall be lower of the two। क्या नंबर वन, हायर ऑफ अबव, इन दोनों में से हायर कौन सा, 750, तो यहाँ पे लिख दो 750, बी स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना हुआ है, 687,500 था शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यस 687,500, तो ये हो जाएगा 6,87,500। तो ये हो गया हमारा RER 687,500, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप 1। आप लोग फुल लिखना, शॉर्टकट्स यूज मत करना। स्टेप 2, स्टेप 2 है हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो एक्चुअल रेंट, अभी अनरियलाइज रेंट है ही नहीं सब में, तो फिर हम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिख, अब देखो यहाँ पे एनुअल रेंट दिया हुआ है 9 लाख और वैकेंसी है 3 महीने का, तो हम लोग को निकालना होगा कि 9 महीने का रेंट कितना हुआ। तो 9 लाख अगर साल भर का रेंट है तो 9 महीने का कितना, ठीक है, तो 9 लाख इंटू 9/12 अगर आप कर देंगे तो आपका 9 महीने का रेंट जो मिलना चाहिए था वो आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है, तो 9 लाख इंटू 9/12, तो 6,75,000 आ रहा है आपका। अब देखो वैकेंसी नहीं होता तो बात अलग होता, तो इसीलिए हम लोग स्टेप 4 भी करेंगे। तो स्टेप 2 तो आ ही गया, क्या फर्क पड़ता है। स्टेप 3 करो, तो स्टेप 3 हो जाएगा हायर ऑफ द टू, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में हायर कौन से, ऑब्वियस सी बात है, स्टेप 1 का वैल्यू हायर है, तो 6,87,500 हो जाएगा स्टेप 1 का वैल्यू। अब देखो हमारा जो स्टेप 2 है यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, दैट इज लेस देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में निकालेंगे कि अगर वैकेंसी नहीं होता, अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या होता। तो स्टेप 4 यहाँ पे लिखेंगे ARR एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इफ नो वैकेंसी वाज देयर। तो देखो 9 लाख तो एनुअल रेंट था ना, तो 9 लाख ही होगा, 9 लाख एनुअल रेंट था और 3 महीने वेकेंट था, तो हम लोग 9 महीने का रेंट निकाले राइट। पर अगर वेकेंट होता ही नहीं तो 9 लाख जो साल का रेंट है वही हमारा एक्चुअल रेंट होता, करेक्ट। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है स्टेप 2 वैल्यू इज लेस देन स्टेप 1 वैल्यू बिकॉज ऑफ वैकेंसी पीरियड। इसका मतलब स्टेप 2 वैल्यू शैल बी आर GAV, स्टेप 2 वैल्यू शैल बी आवर GAV। तो हमारा स्टेप 2 वैल्यू कितना है सर, हमारा स्टेप 2 वैल्यू है सर 6,75,000। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। अब इससे हम लोग लेस करेंगे क्या, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। सर आप लोकल टैक्स क्यों नहीं लिखे सर, म्युनिसिपल टैक्स क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे और कोई टैक्स दिया ही नहीं है सर। देखो तो म्युनिसिपल टैक्स ऐसे तो 40,000 का है, पर बोला है कि हाउस 1 के केस में लास्ट क्वार्टर का म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किए, तो बढ़िया है। तो हम लोग का अगर 40,000 जो है पूरे मतलब पूरे साल का है, दैट इज 4 क्वार्टर का, तो एक क्वार्टर का कितना, तो इंटू 1/4, ये जो है माइनस हो जाएगा किससे, 40,000 से, क्योंकि ये कैश बेसिस पे अलाउड होता है, तो अनपेड अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 40,000 ये आता है 10,000, तो 30,000 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 6,45,000। ये हो जाएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, ठीक है। अब इससे हम लोग 2 डिडक्शन माइनस करते हैं, कौन कौन सा, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन का और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और 24 में 2 है, 24A 24B। 24A में हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है 30% ऑफ NAV,
30% ऑफ एनएवी, तो 30% ऑफ एनएवी कितना होता है सर? तो 6,45,000, 6,45,000 इंटू 30%, दैट कम्स टू 1,93,500। और दूसरा होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इसके केस में फॉर कंस्ट्रक्शन है, क्या फर्क पड़ता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो कितना है कंस्ट्रक्शन के लिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन था हमारा, ये है 31,250। तो पूरा का पूरा ले लो 31,250, तो प्लस कर देंगे 31 to 50, 2,24,750। ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आता है कितना, -6,45,000, 4,20,250, 4,20,250। ये हमारा क्या, इनकम फ्रॉम हाउस वन, इनकम फ्रॉम हाउस वन 4,20,250, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़े, हाउस टू का देख लेते हैं फटाफट। लाइन बढ़ाना होगा मेरे को, एक बार हम पॉज करके लाइन फटाफट बढ़ा लेते हैं। चलो लाइन खींचना मेरा हो गया है, कंटिन्यू कर लेते हैं फटाफट। तो हाउस टू जो है हमारा किधर है, हाउस टू है सर हमारा, हाउस टू जो है वो मिदनापुर में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बढ़िया है। तो हाउस टू है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड मिदनापुर, एंड ये है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब देखो हाउस टू तो सबसे आसान है, हाउस टू में आपको करना है, लिखना है नेट एनुअल वैल्यू, आप लोग नेट एनुअल वैल्यू लिखना अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, ये हो जाएगा नील। इससे हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग अंडर सेक्शन 24B। तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है, फॉर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के लिए होगा लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द टू। एक हो जाएगा एक्चुअल इंटरेस्ट, इसको मैं ना बाहर कर देता हूँ, और दूसरा हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट। आपको पता है कि मैक्सिमम लिमिट 2 लाख का है, और एक्चुअल इंटरेस्ट देखना होगा कितना है। तो हमारा 8 लाख का नहीं 25 लाख का लोन था, 8% इंटरेस्ट था, तो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। तो 25 लाख का लोन था, 8% का इंटरेस्ट था, तो देखो कितना आता है, 25 लाख इंटू 8%, तो ये आ रहा है अपना, वाओ 2 लाख, लवली। तब तो बढ़िया है, तो 2 लाख ही हमारा आ रहा है, तो अच्छा है। तो 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा माइनस होके, तो 2 लाख हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये 2 लाख क्या है सर, ये 2 लाख है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस टू। अब इन दोनों को हम लोग एडजस्ट कर देंगे, उधर 4,20,250 और इधर 2 लाख, तो आता है 2,20,250। ये हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो अभी तक कुछ नया नहीं किया हम लोग, जो लास्ट क्लास हुआ था अभी वही किए, और उसके ऊपर जस्ट एक सम बना लिया। आप लोग को ध्यान यहाँ पे रखने वाला यही बात था कि एक तो एनुअल रेंट दिया हुआ था, उसको आपको एक्चुअल रेंट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। और एक पॉइंट था कि ये म्युनिसिपल टैक्स जो है कैश बेसिस पे अलाउड होता है, सो अनपेड अमाउंट जो है वो अलाउड नहीं होगा एज एन इंटरेस्ट। तो आपको ये 3 चीज जो है ध्यान में रखना था, बाकी सम तो बहुत आसान था, ठीक है। आज के टॉपिक में आते हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है वो भी आसान सा मुद्दा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट किस चिड़िया का नाम है सर? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट देखो बोलता ये है कि हाउस प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली बनाने के लिए हम लोग अक्सर लोन लेते हैं, होम लोन्स लेते हैं, ठीक है ना। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो आपका हाउस प्रॉपर्टी बनने के पहले के पीरियड का है, यानी कि हाउस बन गया उसके बाद इंटरेस्ट लग रहा है तो वो तो रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर में चार्ज हो जाएगा, बट हाउस बनने से पहले का अगर कोई इंटरेस्ट है तो सर उसको कब चार्ज करे? तो उसके लिए यहाँ पे एक रूल दिया गया है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। तो देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन दोनों में से जो भी लेटर हुआ।
यानी कि मान लो अगर आपने लोन लिया है 1/4/2021 को, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1/7/2021 को, तो इन दोनों में से लेटर डेट कौन सा है ये, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और एंड कब होगा, मान लो आपका कंस्ट्रक्शन खत्म होता है 31/7/2023 को, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ पे खत्म नहीं होगा, आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 31 मार्च है, यही तो बोला है देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, 31/7, इससे पहले का 31 मार्च कौन सा है ये, तो इस डेट को जो है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा। तो इस टाइम का जो इंटरेस्ट है ना, इस टाइम का जो इंटरेस्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। और ये चार्जेबल कैसे होता है, ये होता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चार्ज होता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चार्ज होता है। यानी कि कब होगा, जब घर बन गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 5 करेंगे और उसको हर साल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के नाम पे जो है हम लोग अंडर सेक्शन 24B दिखा देंगे। समझ में आया? तो बस इतना सा फंडा था और इसके ऊपर एक और सम है हमारे पास, एक बार देखो आप लोग सम ध्यान से। तो हमारे पास है अब्दुल हसन जी, उनके पास 3 घर है रांची में। ये आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए, देखो हाउस 1 कंस्ट्रक्ट हुआ था 2022 में, लेट आउट किया हुआ है, लेट आउट है, ठीक है ना, लेट आउट है। मंथली रेंट इतना दिया हुआ है, फिर फेयर रेंट दिया हुआ है 15,000 पर मंथ। अच्छा ठीक है, बढ़िया, तो ठीक है, अच्छी बात है। ही पेड 15,000 म्यूनसिपल टैक्स, 10% ऑफ म्यूनसिपल। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन वाइटल है, ये 15,000 दिया म्यूनसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। तो ये रेट आपको क्यों दिया है, ये रेट इसलिए दिया है क्योंकि आप यहाँ से बैक कैलकुलेशन करके म्यूनसिपल वैल्यू निकालो। तो अगर 15,000 10% है, अगर 15,000 10% है तो 100% कितना होगा, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10% आप लोग अगर करोगे तो 1.5 लाख आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका GMV, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू। सर कैसे किए सर, वापस बताइए। अगर 15,000 जो है वो आपका है 10%, तो फिर 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, तो सिंपल है 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, यही किया है मैंने, ठीक है। ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा क्या, प्री कंस्ट्रक्शन, सॉरी प्री कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, ये डेटा इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्वियसली म्यूनसिपल वैल्यू तो कम गई है। इंश्योरेंस प्रीमियम का डेटा इररिलेवेंट है, इसका कुछ नहीं होता है, ये बकवास। देखो पहला घर निपट गया, सेकंड घर देखो, ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट एट 20,000 पर मंथ। वाओ, 2 फ्लोर है, तो एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। तो इमेजिन करो एक घर ऐसा। सर आपका ड्राइंग बहुत गंदा है, हाँ पता है मेरे को। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो क्या किया है कि ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट, इसको जो है लेट आउट कर दिया है, और इसको क्या किया है सर, इस पे सेल्फ ऑक्युपाइड किया हुआ है, ठीक है, बढ़िया है। इज आइडेंटिकल टू, ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे 20%। अब ये जो म्यूनिसिपल टैक्स है ये 20% के रेट पे पे किया है 80,000, पर 20% जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो पे किया है इंटायर हाउस प्रॉपर्टी के लिए। हाउस प्रॉपर्टी जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी होता है ना, वो म्यूनिसिपल वैल्यू आपका फ्लोर वाइज नहीं देता है, वो इंटायर प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू आपको देता है। तो आपको जो है म्यूनिसिपल वैल्यू को स्प्लिट करना है, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू और लेट आउट के लिए लेट आउट का वैल्यू। और हम लोग जब हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने ये भी देखा था, जब एक बिल्डिंग में अलग अलग अपार्टमेंट्स है या अलग अलग फ्लोर्स है, तो हम लोग हर अलग अपार्टमेंट को सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी के जैसा ट्रीट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है इसको हम लोग सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हम लोग सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। तो इस हिसाब से ये जो म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 20% का, जो 80,000 है, ये स्प्लिट हो जाएगा। एक तो ये स्प्लिट हो जाएगा हाफ में, ठीक है, हाफ चला जाएगा, आइडेंटिकल है ना, देखो बोला आइडेंटिकल है तो हाफ हाफ मानेंगे, बोलेंगे इक्वल है सारा एरिया, तो हाफ चला जाएगा ग्राउंड फ्लोर को, हाफ चला जाएगा फर्स्ट फ्लोर को, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से जब हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू निकालेंगे, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, वो भी हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ चला जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड को और हाफ चला जाएगा लेट आउट को। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एरिया वाइज। ये भी एक तरीके का समय, बट बहुत रद्दी सा है, तो मैं सेपरेटली इस टॉपिक को करवाया नहीं। अगर ये हमारा रेगुलर कोर्स होता तो मैं आपको डिटेल में इस एक टॉपिक को पकड़ के 4 सम इसी टॉपिक पर करवाता, बट देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट है नहीं, तो जस्ट ये सम आ गया बोल के हम आपको करवा दे रहे, ठीक है ना। तो हाउस 3 देखो, द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2011 यूज्ड फॉर हिज बिजनेस। तो ये तो पीजीबीपी में आएगा, ये वाला जो है ये पीजीबीपी में आएगा, पीजीबीपी। ये इस हेड में जो है रिलेवेंट नहीं है, हाउस 3 यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, हाउस 1 और हाउस 2 हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से। अच्छा यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। लोन ऑफ 40 लाख हैज बीन टेकन ऑन 1/6/2021। तो ये डेट ऑफ लोन है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 2। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1/6/2022।
तो ही रिपेड द इंटायर लोन ऑन 31/12/2023। ये बेसिकली आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला हुआ है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाउस 1 खत्म करते हैं, फिर हाउस 2 में जाएंगे, और जब ये पॉइंट आएगा तो इसका वर्किंग बना के हम लोग समझेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी करना है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अबुल हसन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2023-24। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी कर देना। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में है हमारा हाउस 1। हाउस 1 जो है ये लेट आउट है, रांची में है। तो हम लोग करेंगे GAV। आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखना। इसके लिए हम लोग करते हैं स्टेप 1। आप लोग स्टेप 1 लिखना, यहाँ पे लिखना है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आप लोग RER मत लिखना, ये होता है हायर ऑफ द टू। हायर ऑफ टू ए होता है हमारा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, बी होता है हमारा फेयर रेंट। तो हायर ऑफ द टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है सर, देख लो। तो अगर म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 10% विच इज इक्विवेलेंट टू 15,000, तो 100% कितना होगा? तो GMV हो जाएगा 15,000 इंटू हो जाएगा, इंटू नहीं होगा, इंटू 100/10, ये हो जाएगा 1.5 लाख। और फेयर रेंट बोला हुआ है यहाँ पे, देखो फेयर रेंट 15,000 पर मंथ है। तो फेयर रेंट भी अगर 15,000 पर मंथ होता है तो इस हिसाब से तो हमारा क्या बोलते हैं, अगर फेयर रेंट जो है 15,000 पर मंथ दिया हुआ है तो अलग हो जाएगा थोड़ा। एक सेकंड, अरे यार ये प्रिंट मेन्यू क्यों खुल जा रहा है। हाँ, तो फेयर रेंट में थे हम लोग, तो फेयर रेंट किधर गया? फेयर रेंट 15,000 करके है, तो आपको 15,000 इंटू 12 कर दो। अगर एक महीने का सिंपल है, अगर एक महीने का 15,000 है तो साल भर का कितना होगा? तो 1,80,000। तो स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्या सब में? सब में स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, सब में स्टैंडर्ड रेंट है नहीं। तो इन दोनों में से जो हायर है, ये हायर है, तो ये बन गया हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप 1। सर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया सर, पहला सम ऐसा देखे जिसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो ठीक है, अच्छा है। नहीं दिया तो बढ़िया है ना, एक स्टेप करना कम है आपको। फिर स्टेप 2 करो। स्टेप 2 होता है हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। तो यहाँ पे तो अनरियलाइज रेंट है नहीं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल देखते हैं कि नहीं। हाँ है। देखो अप टू 31 जनवरी जो है इसको रेंट मिला हुआ है कितना? 10,000 करके। फिर फरवरी और मार्च का 15,000 हो गया। तो हम लोग कैलकुलेशन भी वैसे ही करेंगे। तो UR तो है नहीं, तो 10,000 इंटू 10 महीने, अप्रैल टू जनवरी, प्लस फरवरी और मार्च का 15,000 करके आया, तो 15,000 इंटू 2। वैकेंसी था नहीं, तो ये हो जाता है हमारा 1 लाख, और ये हो जाएगा 30,000, तो 1,30,000। तो इस हिसाब से स्टेप 3 हायर ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2। आप लोग पूरा पूरा लिखना, मेरे जैसा शॉर्टकट मत यूज करना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000 GAV अंडर सेक्शन 23(1). अब इससे हम लोग लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। तो 15,000 तो बोला हुआ है, तो 15,000 माइनस कर दो, ये आता है अपना 1,65,000। ये हो गया हमारा NAV नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। इससे हम लोग दो चीज़ माइनस करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो डिडक्शन है। ए स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV, और बी होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV कितना होता है? तो 1,65,000 1,65,000 का 30% करो 49,500। और यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नील। तो 49,500। सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो था ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली नहीं था, इसीलिए तो नील किया। देख लो ना सम, ध्यान से देखो, कहीं दिख रहा है हाउस 1 के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन है कुछ? ये तो लोन का इंटरेस्ट दिया हुआ है हाउस 2 के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, बट हाउस 1 में तो है नहीं कुछ, तो नील हो गया। तो माइनस कर दो, कितना आता है? -1,65,000।
तो ये आता है हमारा 1,15,500। दिस इज आवर इनकम फ्रॉम हाउस वन। इनकम फ्रॉम हाउस वन हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे हाउस टू। हाउस टू में देखो 2 फ्लोर है और 2 फ्लोर जो है अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी के जैसा ट्रीट होगा। तो हाउस टू पहले हम लोग करते हैं ग्राउंड फ्लोर जो भाड़े पे दिया हुआ है। हाउस टू, हाउस टू में भाड़े पे कौन सा है, ग्राउंड फ्लोर है ना। हाँ जी सर, ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर, और ये है हमारा लेट आउट। तो करते हैं, तो GAV स्टेप 1 RER हायर ऑफ 2, हायर ऑफ 2। ए होता है हमारा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, बी होता है फेयर रेंट। अब देखो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इसके केस में कितना आएगा, हमारा म्युनिसिपल टैक्स पे किया है इंटायर प्रॉपर्टी के लिए 80,000, इंटायर प्रॉपर्टी के लिए 80,000 पे किया है। तो इस हिसाब से इंटायर प्रॉपर्टी का हाउस का वैल्यू कितना आना चाहिए। देखो ये पूरे का अगर हमारा मतलब म्युनिसिपल टैक्स है 20% और ये है इज इक्वल टू 80,000, तो 100% कितना होगा। अगर 20% है 80,000 तो 100% होगा सर 80,000 इंटू 100/20, यही होगा। तो ये अगर करते हैं तो हमारा आएगा 4 लाख। पर ये 4 लाख पूरे घर का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, मेरे को तो बस एक फ्लोर का चाहिए। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 2, 2 क्यों करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल है दोनों, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं होता तो एरिया वाइज कर देते हैं। तो GMV हो जाएगा हमारा 80,000 इंटू 100/20 जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये करके हमारे पास आया 2 लाख। अब फेयर रेंट देखो सारा घर रांची में है तो हम लोग मान लेते हैं कि फेयर रेंट जो है 15,000 करके, ठीक है। तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं तो ये RER हो जाएगा। आप लोग ये भी अज्यूम कर सकते हो कि हम लोग को फेयर रेंट नहीं पता, तो उसके केस में आप फेयर रेंट नील पकड़ के कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने अज्यूम किया कि फेयर रेंट जो है हमारा आइडेंटिकल है फर्स्ट हाउस के साथ, ठीक है ना। तो फेयर रेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप 1, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, सर फेयर रेंट किधर से लाएं, सब में तो नहीं दिया हुआ है। अरे दादा देखो सारा हाउस रांची में है, सारा हाउस रांची में है, हम अज्यूम किया कि ये जो फेयर रेंट इस हाउस का है, ये जो फेयर रेंट इस हाउस का है, यही फेयर रेंट इस हाउस का भी है, ठीक है। आप लोग ऐसा अज्यूम नहीं भी कर सकते हो और फेयर रेंट को नील लेकर भी कर सकते हो, फिर भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फेयर रेंट है नहीं। और मंथली टैक्सेस है 20,000 पर मंथ, तो इस हिसाब से कितना आता है देख लो, 20,000 पर मंथ है तो स्टेप 2 कितना आएगा। तो हमारा एक्चुअल 20,000 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000। तो इस हिसाब से स्टेप 3 कितना आएगा सर, स्टेप 3 आएगा हायर, हायर ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2। तो 2,40,000 ये जीत गया, तो ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(1). इससे हम लोग लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। अब देखो टोटल म्युनिसिपल टैक्स 80,000 था, ये टोटल है पूरा घर के लिए, पर ये हम लोग को तो बस ग्राउंड फ्लोर का चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 80,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 40,000। तो ये हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख हो जाएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। इससे हम लोग 2 चीज़ माइनस करते हैं, एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो लाइन मेरे को बड़ा करना होगा, एक बार मैं पॉज करके लाइन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी वापस आ गए हम लोग। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 दो चीज़ मिलता है, एक आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। तो 2 लाख का 30% होता है शायद से 60,000 होता है। और दूसरा मिलेगा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सीन ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पूरा हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ध्यान से पॉइंट पढ़ो। अ लोन ऑफ 40 लाख हैज बीन टेकन ऑन 1/6/2021 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 2, पूरा हाउस।
तो इसका भी इंटरेस्ट जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक ग्राउंड फ्लोर के लिए और एक फर्स्ट फ्लोर के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 1/6/2022। तो हम लोग डेट्स लिखते हैं, एक बार टाइमलाइन बना के आपको समझाता हूँ, समझना यहीं पे बना देता हूँ। तो लोन लिया है हम लोगों ने 1/6 को, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमारा खत्म हुआ है 1/6, एक ये लोन लिया 1/6/21 को, कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है हमारा 1/6/22 को, 1/6/22 को मैं यहाँ पर बढ़िया से लिख देता हूँ 1/6/22, ठीक है। बट हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ लोन और खत्म हो जाएगा 31/3/22, क्योंकि इससे प्रायर जो 31 मार्च है, तो ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ, ठीक है। इतने का हम लोग को इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ये हो जाएगा और इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो करते हैं फटाफट, हम लोग टेबल बनाते हैं। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्किंग्स, नहीं प्रीवियस ईयर हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मंथ्स, वर्किंग्स, और फाइनली हमारा अमाउंट। तो प्रीवियस ईयर 20-21 में लोन लिया था, तो कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे देखते हैं। तो लोन लिया गया 1/6/21 के लिए, 1/6/21 को लोन लिया है और ये चलेगा हमारा कब तक, ये चलेगा हमारा 31/3/22 तक। तो 21/22 में ये समाप्त हो गया है, 21/22 में ही समाप्त हो गया है, जून से लेके मार्च तक, ठीक है ना। जून से लेके मार्च तक 21/22 का, जून से लेके मार्च तक 21/22, तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया 21, ये 22 हो जाएगा। तो जून से लेके मार्च होता है हमारा 10 महीना वर्किंग्स हो जाएगा। कितने का लोन है, 20 लाख का लोन है शायद से, ये हो जाएगा 10/12 क्योंकि 10 महीने का है, इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 12%, 12% का, 40 लाख का लोन है, 12% का इंटरेस्ट है। तो ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 40 लाख और ये हो जाएगा 12%। तो कितना आता है करते हैं, तो 40 लाख इंटू 12% जो भी आया, मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 लाख का इंटरेस्ट आ रहा है। ये है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है साल का, हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, तो 23-24 का इंटरेस्ट आएगा क्या कुछ, देखो लोन रिपे हो गया है 31/12 को, ध्यान से देखो लोन का रिपेमेंट हो गया, ही रिपेड द एंटायर लोन ऑन 31/12/23, तो 23-24 में बस अपना 9 महीने का ही इंटरेस्ट आ रहा है, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी निकालना होगा। प्री कंस्ट्रक्शन तो इतना ही था सर तो फिर 20, तो सर फिर 21-22 का क्या हुआ, मतलब 22-23 का क्या हुआ सर। अरे दादा देखो, जो 2022-23 का इंटरेस्ट था, जो 2022-23 का इंटरेस्ट था वो प्रीवियस ईयर 22-23 में ही चार्ज हो गया होगा, वो प्रीवियस ईयर 22-23 में ऑलरेडी मिल गया होगा, तो इसको दोबारा क्यों करना है, हम लोग को करना है 2023-24 का, जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। जो इस साल का इंटरेस्ट था वो इसी साल हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज हो गया, वो दोबारा क्यों करना है उसको, हमारा जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, देखो एक बार प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो जाए ना तो डायरेक्ट जंप करके अपने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आ जाना। तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट यहीं पे समाप्त हो गया, इसका जंप करके हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में हम लोग आ गए 23-24 में हम लोग को बस 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 40 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12% इंटू 9/12, तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है देखो, 40 लाख इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 3,60,000, 3,60,000। तो 4 लाख प्लस 3,60,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 7,60,000। पर इसका जो है हम लोग को हाउस ग्राउंड फ्लोर पे कितना मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग को मिलेगा इसका जस्ट जो है देखते हैं क्या ही करता है, मेरा ऐप बहुत दिक्कत करता है। देखो तो जो भी है अपना ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और ये है हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब हम लोग को पता है कि प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट होता है ये इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो हमारा इंटरेस्ट अलाउड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 कितना होगा, तो एक तो हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 विच इज 80,000,
इसके अलावा हमारा 3,60,000 और है हमारा एक तो 23-24 का इंटरेस्ट। रुक जाओ, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो 23-24 में तो प्री कंस्ट्रक्शन ये हो रहा है 4,00,000 इंटू 1/5 विच इज 80,000 रुपये। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ये हो जाएगा हमारा 3,60,000। तो इन दोनों को मिला लो तो 4,40,000 हो रहा है। पर 4,40,000 तो इंटायर हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए है ना, तो हम लोग को बस ग्राउंड फ्लोर का देखना है। तो ग्राउंड फ्लोर का कितना आएगा? ग्राउंड फ्लोर का आएगा 4,40,000 इंटू 1/2 हाफ 2,20,000। ये जाएगा हमारा ग्राउंड फ्लोर को। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग कर देंगे रेफरेंस वर्किंग नोट 1। रेफरेंस वर्किंग नोट 1 तो ग्राउंड फ्लोर पे आ गया 2,20,000 का इंटरेस्ट। तो टोटल कितना हुआ? यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 2,20,000। तो नेगेटिव में आ जाएगा सर। हाँ तो नेगेटिव में आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 2,80,000 माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 80,000 नेगेटिव। इनकम फ्रॉम HP टू ग्राउंड फ्लोर। GF मत लिख देना, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग करते हैं हाउस प्रॉपर्टी 2 का फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर जो है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो NAV क्या होगा? NAV हो जाएगा नील। NAV हो जाएगा नील। और इससे हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम लोग निकाल के रखे सर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन होगा लोअर ऑफ 2 एक्चुअल इंटरेस्ट। और ये कंस्ट्रक्शन के लिए था तो मैक्सिमम लिमिट बढ़ जाएगा। मैक्सिमम लिमिट तो एक्चुअल इंटरेस्ट है सर 2,20,000 और मैक्सिमम लिमिट है 2,00,000। तो सर 2,00,000 का इंटरेस्ट मिल पाएगा सर। तो 2,00,000 यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो हाउस प्रॉपर्टी से टोटल कितना इनकम आ रहा है देख लो। तो इधर 2,00,000 नेगेटिव, इधर 80,000 नेगेटिव। 2,80,000 नेगेटिव, उधर पॉजिटिव में हमारा 1,55,500। तो करके देखते हैं। तो 2,80,000 तो 1,55,500 माइनस 2,80,000 यार 1,24,500 का हाउस प्रॉपर्टी लॉस। 1,24,500 का लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग इसको HP लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2,80,000 और इधर है अपना 1,15,500। सॉरी 1,15,500 था माइनस 2,80,000। मैंने भी ब्लंडर किया है। 164,500 होगा, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ये हो जाएगा 1,64,000। हाँ अब ठीक है। तो देखो इसके साथ हमारा एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन हाउस प्रॉपर्टी खत्म होता है। एक बार आप लोग ये सम खुद से हाथ से बनाना, जो सम्स हमारे क्लास में हुआ है, तो आपका जो है कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एंड अगर और सम्स करना हो तो आप लोग मेरे को एक बार ग्रुप में बोलना कि सर और सम्स करना है, तो मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी ऑर्गेनाइज कर दूंगा। उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा सम बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पकड़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक लेक्चर का टॉपिक और खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए सी यू।